नमस् नमस्कार। समरांजलि मंथन के इस कार्यक्रम में आभासी माध्यम से जुड़े हुए श्रोताओं, साहित्य सुधियों एवं जो भविष्य में इस कार्यक्रम को कभी देखेंगे, उनको भी मैं करुणानिधि तिवारी यथोचित अभिवादन प्रेषित करता हूं। जैसा कि कुछ लोगों को ज्ञात न भी हो, गत 16 दिसंबर को विजय दिवस के शुभ अवसर पर समरांजलि इस किताब का विमोचन हुआ। इस किताब की यह विशिष्टता है कि इसमें पूर्व सैनिक यानी कि सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों की मन की भावनाएं उत्कीर्णित है, जिसमें से एक पूर्व सैनिक श्री अमित राय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो जो ये श्रृंखला है, उसकी कड़ी के रूप में आज यह कार्यक्रम समरांजलि मंथन, इसका हम श्री गणेश करने जा रहे हैं, जिसमें अपनी जो 5 कविताएं हैं श्री अमित राय जी की, वो उसका वाचन करेंगे, उसकी आवृत्ति करेंगे। और अमित राय जी के बारे में मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं कि ये देवरिया उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। वर्तमान में लखनऊ उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं। नौसेना में 15 वर्ष की अप्रतिम सेवा देकर यह सेवानिवृत्त हुए हैं। माटी के सपूत हैं और अपनी उत्तर प्रदेश की माटी को ये अपनी सेवा दे रहे हैं फिलहाल। और साथ में हमारे साथ माननीय अजीत प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं। श्री अजीत प्रताप सिंह जी एक समीक्षक के रूप में जुड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अजीत प्रताप सिंह जी एक समाज सेवी हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे इनके वीडियोज हैं जो समाज सेवा और साहित्य को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अपलोड किए हैं। साहित्य में इनकी विशेष अभिरुचि है। इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी भी हैं, परंतु यह नियमित साहित्यकार नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि यह साहित्य सुधी है। और समरांजलि की रचनाएं पढ़कर ये भाव विभोर हुए, मुग्ध हुए। अमित जी की कविताएं खास करके, तो इनके विशेष आग्रह पे हम इनको आपके साथ हाथ जोड़ रहे हैं। जो कार्यक्रम का की रूपरेखा है, उसके बारे में आपसे यह बातचीत करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम मैं अमित जी को आमंत्रित करूंगा। वो एक एक कर अपनी 5 रचनाएं हमारे सम्मुख रखेंगे और उसकी समीक्षा एक एक कर माननीय अजित प्रताप सिंह जी हमारे साथ साझा करेंगे। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं श्री अमित राय जी का स्वागत करता हूं। करतल ध्वनि से इनका स्वागत किया जाए, अमित राय जी का। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी कविता की पंक्तियां अपने ही शब्दों में, अपने ही मुख से आवृत्त करें और जिसका रसास्वादन हम लोग कर पाए। श्री अमित राय जी। सर धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मुझे इस योग्य समझने के लिए। और बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है आप इस किताब के साथ जुड़ के, अच्छे फाउंडेशन के साथ में जुड़ करके। अब ज्यादा वक्त जाया ना करके मैं अपनी कविता पर आता हूँ। पहली कविता, शीर्षक कंदराओं में पनपती सभ्यताओं। है सुखी संपन्न जग में जीवगण, फिर काव्य की संवेदनाएं कौन है। कंदराओं में पनपती सभ्यताओं, क्या तुम्हारी भावनाएं मौन है। आयु पूरी हो चुकी है आदमी की, सांसिया अब भी जरा बाकी रही है। मर चुकी इंसानियत का ढेर है यह, या दलीलें बाचनी बाकी रही है मगर इस सृष्टि के वासी सभी घर, हर हृदय में वेदनाएं कौन है। कंदराओं में पनपती सभ्यताओं, क्या तुम्हारी भावनाएं मौन है। हो गए कलुषित विपद से जीव सारे, हो गए कलुषित विपद से जीव सारे, या अघी से मानवों की साख दिखती। सूर्य की लाली चढ़ी है व्योम के पट, रक्त की स्याही नए इतिहास लिखती। सौम्य है अब भी मनस में योग्य चिंतन, घोर पापों की ध्वजाएं कौन है। कंदराओं में पनपती सभ्यताओं,
क्या तुम्हारी भावनाएं मौन है। श्रेष्ठ है मनुष्यत्व सारे सद्गुणों में, यह ढिढोरे की कथा किसके सहारे। जन्म है जिसका नदी के तीर पर ही, वह मिटाने को लगा उसके किनारे। तृप्त हैं संबंध सारे यदि मनुष्य के, तृप्त हैं संबंध सारे यदि मनुष्य के। न्याय की यह याचनाएं कौन है, कंदराओं में पनपती सभ्यताओं। क्या तुम्हारी भावनाएं मौन है, क्या तुम्हारी भावनाएं मौन है। क्या बात है। अ, अपनी भावनाओं को रखने के साथ आपने जो भावना और प्रकृति के सौंदर्य का मणिकांचन संयोग किया है, उसकी अब क्या ही प्रशंसा की जाए। तो मैं माननीय अजीत प्रताप सिंह जी से आग्रह करूंगा कि इस कविता के बारे में उनके उनके मन में जो भाव प्रस्फुटित हुए हैं उसे हमारे साथ साझा करें। आदरणीय अजीत प्रताप सिंह जी। भैया, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे लोगों का कार्यक्रम मुझे शामिल करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे देश के पुत्रों ने जो इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतना देश के लिए योगदान किया, घर परिवार से दूर रहे, और उसके बाद भी मन में इतनी भावनाएं, हम लोग नहीं समझ पाते थे ऐसा, हम बाहर रह के नहीं समझ पाते, लेकिन बहुत ही शानदार। और जब मैं इस कविता को मैंने पढ़ा तो इस कविता के बारे में मैंने सर बताइए कितनी बड़ी बात है कि आज मनुष्य अपने आप को सोचता है कि मैं पूरी तरह से विकसित हो चुका हूं, सब कुछ विकास के चरम पर हम लोग पहुंच चुके हैं, हम प्रकृति से खेल रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी जग में बहुत कुछ है जो अभी बहुत अनदेखा, अनजाना या पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है। हम कहते हैं कि सब सुखी हैं इस जग में। अगर सब सुखी हैं तो फिर ये संवेदनाएं जो काव्य हमारा कविताएं हमारी निकलती हैं, कविताएं ज्यादातर दुख से निकलती हैं, विषाद से निकलती हैं। तो ये कविताएं कहां से आ रही हैं? कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है जो अभी तक बचा हुआ है। आखिर हम कहते हैं कि भाई हर आदमी की जब आयु पूरी हो चुकी है तो फिर उसकी सांस कैसे बाकी रह गई? इसका मतलब अगर उसकी सांस बाकी है तो आयु पूरी नहीं हुई है। तो अगर विकास अभी बाकी है तो अभी तक हमने चरम पर नहीं पहुंच पाए मनुष्यता को, और उसको अब चरम तक पहुंचाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस कविता में इतना रहस्य छुपा हुआ है कि इसके सहारे हम मानवीय विकास को, मानव के क्रमिक विकास को, सृष्टि के विकास को एक बहुत ही कम पंक्तियों में अमित जी ने, मैं इसलिए उनको बधाई दूंगा क्योंकि पढ़ते रहे तो लगता है इन्होंने बहुत ही कम पंक्तियों में उसको एकदम से मानवीय रूप दे करके रख दिया है। और इस कविता में शुरुआत से लेकर के अब तक जो भी हमारा विकास हुआ है, जो हमारा विकास होना बाकी है, जो हमारी प्रकृति जैसे है, हम प्रकृति के साथ कैसे खेल रहे हैं। इसमें एक लाइन है, एक पंक्ति है, जन्म है जिसका नदी के तीर पर ही, वह मिटाने को लगा उसके किनारे। हम जहां पैदा होते हैं, जिस प्रकृति ने हमको पैदा किया, हमें बढ़ाया, हमें रहने की जगह दी, धरती ने हमको रहने की जगह दी, पेड़ पौधों ने हमको घर दिया, भोजन दिया, हम उन्हीं को काटने में, नष्ट करने में, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। ये सारी कविताएं प्रकृति और मनुष्य के संबंध को बहुत ही उत्तम तरीके से रेखांकित करती हैं, और मैं इसके लिए अमित भाई को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने कम शब्दों में इतना शानदार रचना की है। धन्यवाद अमित जी। जी, तो ये थे अजीत प्रताप सिंह जी। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, जिसमें दो बातें मैं विशेष रूप से रेखांकित करना चाहता हूं कि प्रकृति और मानव का संबंध है जो इस कविता में, जिसका उद्घाटन हुआ है। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि कविता और विषाद का, दुख का एक सर बहुत आवाज नहीं आ गहरा। रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ओह, यहाँ तो ठीक है, आ रही म्यूट है, तो नहीं आवाज हुआ। आ रही है, ठीक है, आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने जो पूरी समीक्षा दी उसमें से दो बातों का रेखांकन करना चाहूंगा कि प्रकृति और मानव का बड़ा गहरा संबंध है, और दूसरी बात यह है कि विषाद यानी कि दुख और कविता का बहुत गहरा संबंध है। तो इस संबंध में सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा भी था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बनी होगी पहली कविता अनजान।
तो क्या बात सचमुच है। विषाद का और दुख का सही बात है। कविता से जब आदमी द्रवित होता है, तो जो उसकी अश्रु होती है या जो अनुभूतियों का जो तरल रूप है, अपने आप ही वह रोशनाई का रूप ले लेता है और कागज पर बिखर कर एक अमूल्य अनमोल धरोहर बन जाता है, जिसे हम कविता कहते हैं। जी बेस्ट। तो मैं अमित जी से पूछना चाहूंगा, टाइम लगा था बोलो। अमित जी की जो कविताएं हैं, मैं हमेशा ये सुनता मतलब पढ़ता रहता हूँ। वो था तो समझ मैंने गया। देखा है कि हाँ आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो मैंने मैसेज किया है, वो उनका लग रहा है कि जी, तो हमने देखा कि अजीत प्रताप सिंह जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से खंडराव में पनपती सभ्यताओं इसकी समीक्षा दी। मैं अमित जी से पूछना चाहूंगा कि मैंने इनकी कविताएं पढ़ी हैं, जिसमें इन्होंने प्रकृति को बड़े ही करीब से देखा है, उसके आलंबन रूप का चित्रण किया है। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसने वो कौन सी भावना है, अनुभूति है, जिसने आपको प्रेरणा दी कि आप प्रकृति को इतने अच्छे तरीके से, इतने सुंदर तरीके से उतार देते हैं पृष्ठों पर। अमित जी। सर, प्रेरणा की बात कहें तो हिंदी साहित्य का तो मैं बहुत पुराना विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, लेकिन बचपन से ही, जैसे मैं 7वीं 8वीं क्लास से बोलूँ, उस टाइम से ही साहित्य की किताबें अक्सर घर पर में मिल जाया करती थी। मेरे घर में लाइब्रेरी समझ करते थे, उस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें छायावाद जो है मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, बहुत ज्यादा मुझे अपनी तरफ आकर्षित करता था छायावाद। तो उन सब चीजों का कुछ न कुछ असर है। और उसके बाद से जो प्रकृति में प्रेम, अपना जो स्वभाव है, उसका भी कुछ हद तक उसमें रोल है। सचमुच छायावाद की स्पष्ट छाप दिखती है। आपकी जो कविताएं हैं थोड़ी सी कभी कभी मुझे प्रयोगवाद मुखी लगती है, लेकिन छायावाद की जो छाप है, जो प्रकृति का जो रूप होता है, जो बिंब होता है, वो आप बहुत अच्छी तरीके से निखारते हैं अपनी कविताओं में। तो मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी दूसरी रचना हम श्रोताओं के साथ साझा करें, अमित जी। जी अवश्य। दूसरी रचना के बारे में मैं 2 पंक्तियां जरूर कहूंगा रचना सुनाने के पहले, कि एक कवि यहाँ पर चिंतन कर रहा है। अब यहाँ पर हम किसी आम इंसान को ही रख के देखें तो आम इंसान चांद को, चंद्रमा को देख करके, और उसके मन में क्या क्या भावनाएं आ रही हैं कुछ क्षणों के लिए, उनको आभास कर रहा है। और किस तरह से आभाषित कर रहे हैं इन भावनाओं को, इनको चंद पंक्तियों में मैंने कोशिश किया उतारने के। सरल हृदय के हर कोने को नंदन मन महकाते देखा, मैंने रातों में चंदा को हंसकर नीर बहाते देखा। सरल हृदय के हर कोने को नंदन मन महकाते देखा, मैंने रातों में चंदा को हंसकर नीर बहाते देखा। तारों के दीपित शिविरों में रातों के तिरपाल तले, विदा हुआ जब अर्क डूबता अंधकार उपकार चले। वीर वेश में खद्योत को तंतु तंतु हर्षाते देखा, मैंने रातों में चंदा को हंसकर नीर बहाते देखा। नभ के उपवन में हर्षित हो पंछी स्नेह लुटा बैठी, निरख थके मन श्वेत सिंधु के मंदाकिनी लुभा बैठी। निर्मोही उस नील गगन को, निर्मोही उस नील गगन को छाती बहुत फुलाते देखा, मैंने रातों में चंदा को हंसकर नीर बहाते देखा। चर्चाओं में देवलोक के मानवीय गुण ही छाते, पाँव पसारा जब से कलयुग गंगोदक अब ना भाते। चर्चाओं में देवलोक के मानवीय गुण ही छाते, पाँव पसारा जब से कलयुग गंगोदक अब ना भाते। गाँव में सहनशील को दारुण कष्ट उठाते देखा, मैंने रातों में चंदा को हंसकर नीर बहाते देखा। जी, बहुत अच्छी शानदार रचना है आपकी।
आपकी रचना को सुनते अच्छा सुनते है। मुझे महादेवी वर्मा जी की कुछ पंक्तियों का स्मरण हो आया, वो मैं जरूर आप लोग के साथ साझा करना चाहूंगा कि मैं नीर भरी दुख की बदरी, मैं नीर भरी दुख की बदरी, विस्तृत नभ का कोना कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल बरस आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदरी। तो उसी की तरह जो अच्छी। आपकी कविताएं हैं, जैसे कि ओस की बूंदों की तरह हमारे ऊपर बरसती जा रहे हैं और हम उससे मह होते जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए श्री अजीत प्रताप सिंह जी से याचना करूंगा कि इस कविता के बारे में अपने विचार हमारे साथ आप जरूर साझा करें सर। भैया धन्यवाद। अ, सबसे पहले ये कविता, अगर इसको पढ़िए एक बार ऊपर से नीचे तक, इसमें दिखाता है कि रात में जब पूरी दुनिया सो जाती है, अपने घरों में बंद हो जाती है, उस वक्त चांद अकेला आसमान में रहता है। उसके एकाकीपन को, उसके अकेलेपन को कवि ने इतना बढ़िया भाव दिया है। हम चांद को चंदा मामा कहते हैं, खुश होते हैं, चांद की रोशनी सबको अच्छी लगती है, चांद अकेला होता है आसमान में। और जिस तरह दिखा गया एक सरल हृदय का व्यक्ति, एक सरल हृदय का व्यक्ति हर जगह खुशबू फैलाना चाहता है, सबकी मदद करना चाहता है, अकेला रह के भी, तकलीफ सह कर भी, दुख सह कर भी वो लोगों की मदद करता है, लोगों को एहसास नहीं होने देता। कई लोग ऐसे आपकी जिंदगी में मिलेंगे जो हमेशा खुश दिखेंगे, आपकी मदद के तैयार रहेंगे, लेकिन उनके अंदर कितना दुख भरा पड़ा है ये हम और आप नहीं समझ पाते उनको देखकर। तो चमकते चांद को देखकर हर कोई खुश तो होता है, लेकिन उस चांद की जो एकाकीपन है, जो अकेलापन है, चांद आसमान में हंसते हुए आंसू बहाता है, लेकिन हंसता रहता है। इतना सुंदर इन्होंने लिखा है कि एक चांद की रोशनी होती है जिसको देख करके रात में हम लोग बहुत कुछ, हमारी मदद होती है। जब हम छोटे बच्चे थे, गांव में चांदनी रातों में घर से घूमना टहलना बहुत कुछ होता था। लेकिन फिर जब चांद भी कमजोर पड़ता है तो छोटे छोटे जुगनू वो भी वीरों की तरह हर्षाते हैं, सामने आते हैं, रोशनी फैलाने की अपनी यथाशक्ति कोशिश करते हैं। मतलब कवि का कहना है कि यदि कोई, जरूरी नहीं कोई बहुत बड़ी शक्ति, कोई बहुत बड़ा संगठन, कोई बड़ा बड़ा व्यक्ति हमारी, हम समाज बनकर ही समाज की मदद कर सकते हैं। हम एकाकी रूप से जुगनू होकर भी, अगर हम चांद नहीं बन सकते तो हम जुगनू होकर भी रोशनी को फैलाने में, अंधेरे को भगाने में अपना योगदान दे सकते हैं। इतना अच्छा लग रहा है इनका पढ़ करके कि जब हम आपस में चर्चा करते हैं तो देवलोक के मानवीय गुण ही हम की बातें करते हैं। लेकिन जब से कलयुग आया है तब से तो हम लोग गंगों तक भी अच्छा नहीं लगता। और हर सहनशील व्यक्ति, हर ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की बातों को सह लेता है, पलट के जवाब नहीं देता, अक्सर वो अकेला होता है। इसलिए मनुष्य को कहीं ना कहीं मुखर होना चाहिए और अपनी बातें, अपनी भावनाएं व्यक्त भी करनी चाहिए। और इन सब चीजों को पढ़कर मुझे लग रहा है कि मुझे खुद ही कविता संग्रह को फिर से पढ़ के याद करना पड़ेगा। आप लोगों ने इतना अच्छा लिखा है कि कहीं ना कहीं इस देश के जो मूर्धन्य कवि रहे होंगे उस स्तर की कविताएं होंगी। अमित जी के शब्द, इनका विन्यास इतना शानदार है कि मैं इसके इनको बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद अमित जी। जी, जैसा कि अजीत जी ने कहा कि चांद एकाकी होता है और अपने शीतल प्रकाश से पूरे जग को शीतलता और जगमग रोशनी प्रदान करता है। परंतु प्रकृति में उसकी भी कुछ सीमाएं हैं और वो कभी कभी बुझ सा जाता है, तब यह भूमिका जुगनू अदा करते हैं। तो ये भाव साम्य करता हुआ एक पुराना गीत याद आ रहा है कि चांद मिलता नहीं सबको संसार में, एक दिया ही बहुत है रोशनी के लिए। तो यहाँ पर दिया की जो भूमिका है वो जुगनू अदा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी कविता थी और बहुत ही गहरे तरीके से आपने उसके ऊपर अपने मत का प्रकाश डाला है। तो मैं आप लोग से एक बार फिर से यह बता देना चाहता हूं कि हम लोग अभी जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका नाम है समरांजलि मंथन। समरांजलि एक पुस्तक है जिसमें कि सेवारत और सेवानिवृत्त 26 रचनाकारों की रचनाएं संग्रहित है। और उसमें से आज उसकी पहली कड़ी के रूप में आज श्री अमित राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो अपनी 5 रचनाओं का वाचन, उसकी आवृत्ति करने के लिए हमारे साथ
यहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं अब उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी तीसरी रचना संपूर्ण समर्पित करके हमारे साथ आप उसकी आवृत्ति करें और उसका रसास्वादन कराएं। श्री अमित राय जी। सर धन्यवाद। मैं फिर से अपनी अगली कविता को प्रारंभ करना चाहूंगा। उसके पहले कुछ पंक्तियां जरूर कहूंगा कि जैसा हम सभी जानते हैं कि कविता का उद्भव ही करुण रस से हुआ है, जी। लेकिन अगर सौंदर्य रस का रसपान न किया जाए तो कहीं कहीं काव्य जो है अधूरा रह जाता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अगली कविता जो है वो सौंदर्य रस से प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें किसी प्रेमिका के जिसमें किसी प्रेमिका के छवि का वर्णन किया गया है। और तो प्रेमिका के जो जितने भी सजाव हैं, साज सज्जा हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों को उनके अनुकूल रखा गया है, क्योंकि अगर अच्छे शब्द ना हो तो उनका जो वर्णन है वो अधूरा रह जाता है। तो अभी आते हैं कविता की पंक्ति पर, जिसमें कवि अपने समर्पण को, अपने प्रेमिका के समक्ष समर्पण को प्रस्तुत कर रहा है। शब्द कुछ इस प्रकार हैं। छवि की जीवंत निरूपण, अनुकृति शोधित रत्नों की, आभा सुचि चंदन जैसी, कामना गूढ़ यत्नों की, कंचन सी निखरी उपमा, हृत करके राका पति को, पल्लवित पुष्प सी सुषमा, दीपित करती संप्रति को, खग करते नित कलरव कर, अभिजात रूप के वर्णन, विधि ने ढाली यह प्रतिमा, निज कर से कर उत्कीर्णन, लावण्य रूप प्रतिबिंबित उषा दुति के कानन में, द्योतित नीलाभ समंदर, रोपित सुंदर आनन में, आरूढ़ जलज पल्लव पर, ओ शशि वदने मधुबाले, घनश्याम लटों में छिपते, खंजन नयना ये काले, विश्रांति निवारण को दृग, अलकों के अर्चन करते, दग्ध श्वास के तर्पण को नीरव अभ्यर्थन करते, मकरंद कुसुम की प्याली, हट करके छलकाने को, स्वर्ण में खला कटकी, उत्कंठित झलकाने को, दिशि में गूंजे लहरे जो, रत्नाकर की ठिलाती, विचरण करती तुम निश में, बेला जैसे मधुमाती, व्रत धारण करके बैठा, पाने को वैभव तप का, प्रमुदित हो जाता जब जब, अनुबोधन होता पथ का, ओ अगम स्नेह की सरिता, गर्हित वय की मधुशाला, कंदर्प वलय प्रतिबोधित, मनमत संस्तुति की माला, झुरमुट की नरकट सामय, मरकट गाछों पर बसता, तुम पुप देव उपवन की, यादें अंकों में कसता, एक इच्छा पाले ऐसी, संयम से मन को बांधे, मानस में धारण करता, कोमल अभिलाषा साधे, मैंने छिति पर नहीं गगन में, तिरते ख्वाबों को देखा, पर चपल चुराए चित को, भौहों की तिर्यक रेखा, प्रज्ञप्ति प्रलय का देती, श्वासों की धूसर भांति, ओ कर्पूरी वातायन, सुरसरी तरंग सी साथी, ही के प्रख्यात प्रबोधन, अंतर मन में दफनाता, संपूर्ण समर्पित करके, इस मृदुता को अपनाता,
ये के प्रख्यात प्रबोधन अंतर मन में दफनाता, संपूर्ण समर्पित करके इस मृदुता को अपनाता, इस मृदुता को अपनाता। क्या प्रभावशाली पंक्तियां हैं कि हिय के प्रख्यात प्रबोधन अंतर्मन में दफनाता, संपूर्ण समर्पित करके इस मृदुता को अपनाता। तो मैं चाहूंगा कि सिंह साहब इन पंक्तियों पर और पूरी कविता पर प्रकाश डालें। श्री अजीत सिंह जी। भैया सबसे पहले तो हम लोगों ने बहुत सारी कविताएं ऐसी पढ़ी हैं जिसमें नायक नायिका के सौंदर्य की व्याख्या करता है, उसके कई उपमान देता है। लेकिन मैं दिल से कहना चाहूंगा कि पहली बार इतनी संस्कृत निष्ठ हिंदी में, इतनी साहित्यिक हिंदी में इतनी प्यारी कविता किसी के सौंदर्य को परिभाषित करने के लिए मैंने पहली बार पढ़ी है। कितने शानदार शब्द हैं, आप देखिए। कंचन सी निखरी उपमा हृत करके राका पति को, पल्लवित पुष्प सी सुषमा दीपित करती संप्रति को। मतलब गजब। आप जिसके बारे में कहेंगे कौन नहीं फ्लैट हो जाएंगे। ठग करते निज कलरव अभिजात रूप के वर्णन, पंछी भी उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं। और यहां तक कि विध ने भी यह सुंदरता अपने हाथों से उत्कीर्णन करके बनाई। इतने बड़े शब्द और इतनी बड़ी भावनाएं कभी कभी मैं सोचता हूं कि सही में फौजियों ने लिखी है, जो बिल्कुल मतलब घर परिवार से दूर, लड़ने झगड़ने, ट्रेनिंग, लड़ाई, मारना पीटना, मरने को तैयार, देश के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार। हम तो सोचते हैं कि उनके पास और कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिलता होगा। और उसके बाद ऐसे शब्द, ये हिंदी के प्रख्यात जो साहित्यकार होंगे या हिंदी के जो बहुत बड़े विद्यार्थी होंगे, उनके पास ऐसे शब्द नहीं होते होंगे। अमित जी, मैं कहना पड़ेगा, आप शानदार, आपका शब्दों का जो खजाना है वो बहुत शानदार है। कितनी अच्छी इसमें लाइन है कि जैसा कि आपने बताया भैया कि हिय के प्रख्यात प्रबोधन अंतर मन में दफनाता, अपने हृदय के जो प्रबोधन जो भी है मन के अंतर मन में रख लेता, लेकिन संपूर्ण समर्पित करके इस मृदुता को अपनाता। मतलब उस सुंदरता को पाने के लिए कवि सब कुछ समर्पित करने को तैयार है। और इतनी अच्छी उपमा दी गई है कि मुझे लगता है कभी ही नहीं, जो कोई भी पढ़ेगा वही सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त। और मैं अमित राय निश्चल जी को कहता हूं कि आप सचमुच आप बेजोड़। जी, जैसा कि बिल्कुल इनके सहमत नाम हैं हम में ये आपसे। निश्चल, जी, नाम में ही ये निश्चल, इनकी कविताएं भी जी जैसे जी एकदम छल रहित होती हैं। जो शब्द आते हैं वो कभी बोझिल से नहीं लगते। बहुत बार हम जब संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखते हैं, तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो शब्द बोझल हो जाते हैं, भाव गौण हो जाते हैं, शब्द प्रधान हो जाते हैं। बिल्कुल लेकिन सही। इनकी कविताओं में शब्द तो है ही, लेकिन भाव की प्रधानता में वो अभिवृद्धि करते हैं। और तो उस जब श्रृंगार की बात आए तो रीतिकाल की बात तो आएगी ही। तो एक रीतिकालीन कवि थे केशव जी, श्रृंगारिक रचनाएं लिखते थे। तो उन्होंने एक दोहा लिखा है जो आपकी जो कविता है उसके ऊपर बिल्कुल उपयुक्त बैठता है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिना न शोभई कविता वनिता मीत। तो ये जो भूषण है, आपके अलंकारिक जो शब्द है, इसमें श्लेष अलंकार है कि जैसे भूषण के बिना कविता नहीं शोभती है, वनिता यानी कि स्त्री नहीं शोभती है, और मित्र नहीं शोभती है, वैसे ही आपकी कविता है जो आपके तत्सम प्रधान शब्दों को से वो जो भाव है उसको और अधिक उद्वेलित करके पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देती हैं। इनके तो शब्दों का ही सौंदर्य है सर, शब्दों कि का ही सौंदर्य है। शब्द देखिए, शब्द और लगता है भावनाएं कि मिलकर के ये जो भाव है उन्होंने अलग उसने दुनिया एक में ले शरीर जाते का रूप धारण कर लिया है। और शब्द कभी नथुनी, कभी महावर या ऐसे श्रृंगारिक चीजें बन जाती हैं और उसके भाव में, उसके रूप में पूरी चार चांद लगा देती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सही।
अभी जैसा कि माना जाता है कि सचमुच ही सैनिकों के बारे में ये एक आम धारणा होती है कि उनका हृदय बड़ा नीरस सा, शुष्क सा, पाषाण हृदय होते होंगे, कि किसी किसी की जान ले लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। परंतु शायद किसी को यह भान नहीं होगा कि अगर सैनिक से किसी दूसरे सैनिक का वध हो जाए, मैं हत्या या मृत्यु नहीं बोलूंगा, वध हो जाए, तो वह हजार मौतें मरता है, क्योंकि सामने वाला सैनिक भी तो अपने देश की ही रक्षा कर रहा है। तो वो हजार मौतें मरता है, और इसलिए एक जो सैनिक होता है वह अपेक्षाकृत ज्यादा भावुक होता है। उसके हृदय में जो भाव रश्मियां हैं ज्यादा हिलोरे मारती हैं। तो बिल्कुल। मैं, उनकी जो अगली कविता है अमित जी की, वह है कवि कह देना उस प्राणी को। मुक्ति बोध जी ने कहा था कि जो कवि की कविता होती है वह उसके अनुभव की कन्या होती है। तो वो कौन से अनुभव हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने आपको कवि बनने के लिए बाध्य किया, और जिन परिस्थितियों ने इस कविता का निर्माण किया। आप जब ये कविता बोले तो मैं चाहूंगा कि इसके पहले थोड़ा सा इस बात पर भी प्रकाश डालें कि कवि कह देना उस प्राणी को, इस कविता की जो सर्जना हुई वह किन परिस्थितियों में और किस घटना की पृष्ठभूमि में हुई। आदरणीय अमित जी। सर, कवि की ही बात हो रही है, कविता की बात तो शुरू से हो रही है, तो कवि की बात आई तो कवि कौन है इसको परिभाषित करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और रही बात इस कविता के पृष्ठभूमि की, तो ऐसी कोई बहुत अ, विशेष पृष्ठभूमि नहीं रही है। लेकिन आजकल जैसे हर जगह कवि आ गए हैं, हर तरह की लोक कविताएं कर रहे हैं। कहना शोभा तो नहीं देता है, लेकिन कुछ कविताओं में जो स्तर है, स्तर कहीं और जा रहा है, कहीं कहीं और जा रहा है, मतलब नीचे गिर रहा है। कहीं पर बहुत अच्छा भी लोग लिख रहे हैं। हर परिप्रेक्ष्य में, हर परिस्थिति में कवि की परिभाषा अलग होती है। जितने भी कवि हुए हैं, जिनको हम कवि मानते हैं, कविता उन्होंने रचा है, उन्होंने अपने अपने तरीके से कहीं कहीं किसी न किसी कृति में कवि शब्द को परिभाषित किया है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर कवि है तो कवि शब्द को जरूर परिभाषित करता है, कभी न कभी किसी न किसी कविता में, किसी न किसी पंक्ति में कवि शब्द को कहीं न कहीं परिभाषित करता है, चाहे पूरी रचना के माध्यम से या कुछ शब्दों के माध्यम से, कुछ पंक्तियों के माध्यम से। तो ऐसे ही कुछ भावनाएं मेरे मन में आई थी, जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कवि कह देना उस प्राणी को। कवि का सीधा अर्थ हम यही निकालते हैं कि एक आदमी है, कलम लिया है, कॉपी लिया है, और उस पर लिख रहा है जो उसके मन में आ गया। हालांकि ये मेरी कवि को परिभाषित करने के लिए एक कविता है। ऐसे कुछ और भी मेरी रचनाएं हैं कवि शब्द को परिभाषित करने के लिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसमें मैं हर उस प्राणी को कवि मानता हूँ, हर उस प्राणी को कवि मानता हूँ। ध्यान दीजिएगा, प्राणी को, हर उस प्राणी को कवि मानता हूँ जिसके अंदर इस तरह की भावनाएं हैं, जैसे कि हृदय नहीं हो सीने में, वह एक तरल की बूंद रखे, कलम डुबोकर उस कतरे में, सच में ही जो डूब लिखे। कवि है जिसके मन उपवन में कविता की गुंजार जगे, करतल की ध्वनि नहीं, हाथ में कलम खड्ग की धार लगे। जिसकी सोच कृषाणु सरीखी, दावा नल उर में धरता, जीवन के तटबंधों पर भी जो विवेक का तप करता, पसी के धारों जैसा वह ऋजु विचार का स्वामी हो, उत्कीर्णन करने को सच का सतत सत्य पथगामी हो। वीर युद्ध में करता जैसे शंखनाद भर कर हुंकार, साहित्यिकता के परचम हो उसी समर्पण के टंकार। विनय विकर्षण या आकर्षण ही केवल ना लिखता हो, स्वाद रिवाजों के व्यापन का स्वतः सदा ही कर चखता हो। शब्दित करता हो मंचों पर उत्तम रीति बिना अज्ञान, जगी मनन में निश्चलता हो अंतर मन में ऐसा भान। कलश सदृश निर्मल उसूल हों उसके केवल साथी हों,
अपमर्दन कर वृथा व्याधि का, सरल सुघट का वासी हो। इंद्रधनुष सा रंगा हुआ मन, निष्कलंक जो सोच रखे, हो अक्षय तर्कसधारी वह, नित निसंग सा पोच लखे। धारण कलम करे अभिलाषी, सत्ता जब भी हावी हो, अति दुरूह विषयों पर लेखन, खुद ही जो अनुभवी हो। मानवता के हेतु मात्र न लेखन को उकसाता हो, जीवनगत प्रतिनिधियों पर भी खुलकर स्नेह जताता हो। कवि कह देना उस प्राणी को, श्रृंग पुच्छ जो धारी हो, पर लोलुपता के लक्षण से उदासीन उपकारी हो। कवि कह देना उस प्राणी को, श्रृंग पुच्छ जो धारी हो, पर लोलुपता के लक्षण से उदासीन उपकारी हो। नमस्कार। क्या बात है, बहुत ही अच्छी भावनाएं। उम्दा। एक कविता याद आ गई कि जो चढ़ गए पुष्प वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो बहुत ही आपकी रचनाएं उस सचमुच उन साहित्यकारों की कोटि की हैं। मैं तो कहता हूं कि विश्वविद्यालयों में ये पाठ्यक्रम में ऐसी रचनाएं होनी चाहिए और उसका पूरा विवरण हो। एक रचना के कई मायने निकलते हैं। जैसे यहाँ पर पटल पे जो भी मौजूद है, उस रचना से कुछ एक भाव किसी के, जैसे आपने लिखा है एक चीज की वो अनुभावी हो, तो रस, भाव, विभाव और अनुभाव, रस निष्पत्ति के 3 कारक हैं, जिसमें से अनुभाव भी एक कारक है। तो कोई साहित्य शास्त्रीय तरीके से, कोई आजकल की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि में, तो कोई अपने अपने आप का उसके साथ भाव साम्य जोड़कर इसको देखेगा और इसकी उतनी ही विवेचना करेगा। तो ऐसी कविताएं पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय अजीत सिंह जी भी मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, तो मैं ज्यादा समय जाया न करके उनके पास जाऊंगा और कहूंगा कि इस कविता पर अपने मत प्रकट करें। आदरणीय अजीत जी। धन्यवाद सर। कवि कह देना उस प्राणी को, मतलब आज हम लोग कहते हैं कवि हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, लेकिन कवि होता कौन है? कवि की परिभाषा क्या है? क्या हर कोई जो कविता लिखता है कवि है? नहीं मान सकते हम। और कवि वो होता है, कवि एक माँ की तरह होता है। वो गर्भ धारण करता है, तकलीफें सहता है, परेशानियां सहता है, और उसके बाद वो अपनी कविताएं लिखता है। कवि एक वैज्ञानिक की तरह होता है, कह सकते हैं आप। कई तरह के प्रयोग करता है, कई शब्द मिलाता है, कई शब्दों को जोड़ता है, ढूंढता है, और उसके बाद एक रचना निकल के सामने आती है। हम और आप कविता पढ़ लेते हैं, खुश हो जाते हैं, मैं तो पढ़ खुश हो जाता हूं, लेकिन लिखना चाहे लगता है हे भगवान कितना मुश्किल है ये। कवि एक किसान जैसे फसल बोता है, जमीन को जोतता है, फसल छींटता है, रखवाली करता है, तब जाके फसल काटता है। तो इन शब्दों की फसल काटने के लिए इतनी अच्छी परिभाषा कवि की अमित जी ने दी है, ये अभूतपूर्व है। और जैसा कि आपने कहा ये कविता विश्वविद्यालय में होनी चाहिए, मैं आपसे यकीन से कह रहा हूं कि मेरा खुद का मानना है कि पूरी की पूरी पुस्तक तमाम विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में होनी चाहिए, जिसको पढ़कर हमारे देश की नई पीढ़ी, हमारे देश के नौजवान प्रेरित हो, समझ सके कि जब एक कवि, एक सैनिक जब कविता करता है, किस तरह की कविता करता है। सैनिक क्या होता है? सैनिक जब युद्ध में जाता है तो बहादुर होता है, घर पे आता है सबसे अच्छे माँ बाप होते हैं वो, अपने माँ बाप के सबसे अच्छे बेटे होते हैं वो, और जब कविता लिखते हैं तो इतने अच्छे कवि होते हैं वो। सोचिए, इतनी अच्छी लाइन है कि हृदय नहीं हो सीने में, वह एक तरल की बूंद रखे। कब के हृदय में, कब के सीने में हृदय नहीं हो, बल्कि एक तरल की बूंद हो, और उसी कलम को, उसी में कलम को डुबोकर वो सच लिखे, सच की परिभाषा लिखे। कितनी अच्छी लाइन है इसकी कि वीर युद्ध में करता जैसे शंखनाद भरकर हुंकार, साहित्यकर्ता के परचम हो उसी समर्पण के टंकार। जिस तरह का आपके अंदर जोश और जुनून युद्ध के मैदान में होना चाहिए, वही जोश, वही जुनून एक कविता को, कवि को भी अपनी कविताओं के लिए रखना चाहिए। और इस पूरे संग्रह में, इस आपके सम्रांजलि में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। इसलिए सम्रांजलि मुझे लगता है कि आज इधर बीच आए कई कविताओं के संग्रहों में से सबसे ऊपर रखी जा सकती है। इसमें एक लाइन है कि धारण कलम करे अभिलाषी, सत्ता जब भी हावी,
अति दुरूह विषयों पर लेखन खुद ही जो अनुभागी। कहते हैं कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुखातिब हो तो अखबार निकालो। साहित्य, अखबार, कविता, ये सब चीजें ऐसी हैं कि जब सत्ता हावी हो जाए, जब लगे कि नहीं चीजें सही दिशा में नहीं जा रही हैं, तब कभी अपनी कविताएं निकालता है, कविताएं कविताएं लिखता है, और वही कविताएं लोगों में जोश और उत्साह का संचार करती हैं। आपने रूसो को, आपने वॉल्टेयर को पढ़ा होगा, फ्रेंच क्रांति उनकी कविताओं के दम पर फ्रांस में क्रांति हो गई। अंतिम लाइन इतनी शानदार लाइन है, कवि कह देना उस प्राणी को सिंह पृच्छदोधारी हो। मतलब यदि उस व्यक्ति को सिंह और पूंछ भी हो, उस व्यक्ति को सींग हो, उस व्यक्ति को पूंछ हो, लेकिन वो लालची ना हो, उसका लोलुपता ना हो, उदासीन हो, समाज का अच्छा सोचे, उपकारी हो, तो आप उससे कभी कहिए। तो मतलब कवि की इतनी शानदार, इतनी जबरदस्त और इतनी मतलब एक स्तर से भी ऊपर परिभाषा मैंने पहली बार पढ़ी है। इसके लिए अमित जी के साथ साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं और संपूर्ण कवियों से कहता हूं कि इसको पढ़ें। मैं कोशिश करूंगा अपने स्तर पर भी मैं इस किताब को जहां भी हो सके विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में और तमाम प्राइवेट कॉलेजों में भी इस किताब को रखा जाए। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। मैं गौरवान्वित हो रहा हूँ यहाँ बैठ के आप लोगों के साथ में, इतनी अच्छी कविताएं सैनिकों के साथ। मैं मतलब बता नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों में मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगली सपा सरकार में हम ये उम्मीद कर सकते हैं अजीत जी, आदरणीय। भैया हम अभी अपने, सरकार तो बाद में आएगी, हमारे कुछ दोस्त हैं, मित्र कॉलेज चलाते हैं, मैंने उनसे व्यक्तिगत भी कह रखा है इस किताब को मंगाए, लाइब्रेरी में रखें, इसको अपने लोगों को पढ़ाएं और इसको अपने संग्रह में रखें। ये बहुत ही शानदार चीज है जो मतलब आपके रोए खड़े कर देती है। जब मैंने पहली बार पढ़ा, यकीन मानिए मैं रोए खड़े हो रहे थे, इतनी अच्छी कविताएं। मतलब मैं भी क्यों सैनिक नहीं हो गया। हाइट कम है थोड़ी सी, लेकिन इच्छा हो रही थी भैया। अमित जी की रचनाएं होती हैं, लोमहर्षक रचनाएं लिखते हैं। पढ़ के सचमुच रोआ रोआ एकदम हर्ष से उठ खड़ा होता है। तो जैसा कि इन्होंने कहा था कि जो भी कविता लिखता है वो कवि पे या लेखन पे जरूर ऐसा कुछ लिखता है कि मैं कविताएं क्यों लिखता हूँ या कवि क्या होता है। तो इस अवसर का लाभ उठाकर मैं भी अपनी चार पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि मैं क्यों लिखता हूँ। लिखता हूं ताकि विचारों को आकार दे सकूं, लिखता हूं ताकि विचारों को आकार दे सकूं, भावनाओं को समुचित उद्गार दे सकूं, मत मतांतरों के कोलाहल में सत्य को प्रशांत रख सकूं। तो ऐसी ही मुझे लगता है कि ऐसी ही भावनाएं अमित निश्चल जी भी की भी हैं कि जो भी ऐसा प्राणी हो जो अपने हृदय में तरल भाव रखता है, जो संवेदनाएं रखता है, उसी संवेदना की स्याही में अपनी लेखनी को, अपनी तूलिका को डुबाकर साहित्य के कैनवस पे एक अद्भुत सी कविता को रच देता है। उसके पीछे उसकी वही आकांक्षा होती है। तो अब हम लोग लगभग कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और अंतिम कविता फिर अधूरा चांद कोई निश्चल जी की हमारे समक्ष है। तो मैं निश्चल जी से यह आग्रह करूंगा कि फिर अधूरा चांद कोई इसे हमारे साथ वो मंच के साथ इसे साझा करें अपनी आवाज में, और इसके पीछे भी अगर कोई कहानी हो, कोई छोटी सी घटना हो और जिससे उद्वेलित हो के यह काव्य का रूप ले पाई, तो आप हमारे साथ जरूर साझा करें, हमसे उसके बारे में बात करें। श्री अमित जी। जी बिल्कुल सर। इस रचना को लिखते समय जो भावना है कवि की कुछ इस तरह है कि जब संसार से हताश होकर के और कभी या कोई भी साधारण इंसान जब कुछ समझ नहीं पाता कि कौन सी राह निकाली जाए, कौन से रास्ते निकाले जाए, कौन सी तरकीब निकाली जाए कि किसी समस्या का समाधान हो या परोपकार में बाधा देने वाले किसी कारण का निवारण किया जाए, तो ऐसे में मन में कहीं कहीं एक बूंद रहती है, एक किरण रहती है आशा की, और उसी आशा की किरण को यहाँ पर उकेरा गया है। मैं सीधे पंक्तियों पर आता हूँ। शीर्षक है फिर अधूरा चांद कोई। लेखनी आराम कर अब ज्योति सूरज की ढली है, फिर अधूरा चांद कोई रात को रोशन करेगा। लेखनी आराम कर अब ज्योति सूरज की ढली है,
फिर अधूरा चांद कोई रात को रोशन करेगा। ज्ञान के दीपक जलाकर दूर करने को अंधेरे, ख्याति अर्जन के तरीके और हैं बहुधा घनेरे। जो जगत का मार्गदर्शन, जो जगत का मार्गदर्शन स्वार्थ को तज कर करेगा, फिर अधूरा चांद कोई रात को रोशन करेगा। टूट जाने को विवश हैं तारकों के बंध सारे, टूट जाने को विवश हैं तारकों के बंध सारे। चिर अंधेरी रात में हैं जुगनुओं से मीत प्यारे, चिर अंधेरी रात में हैं जुगनुओं से मीत प्यारे। जो समय की रीत को तज प्रेरणा मन में भरेगा, फिर अधूरा चांद कोई रात को रोशन करेगा, फिर अधूरा चांद कोई रात को रोशन करेगा। अड़चनों की खोल सांकल निर्भयी रातें गुजारे, शांति से नभवास में भी कांतिमय मुख से निहारे। धूप का मारा चहक कर व्योम को शीतल करेगा, फिर अधूरा चांद कोई रात को रोशन करेगा। है मलिन सी प्रीति की छवि यह जमाना बाँचता है मलिन सी प्रीति की छवि यह जमाना बाँचता है। डाल कर पर्दे लबों पर निर्जनों में जांचता है। दिव्य सी आभा प्रखरतम, दिव्य सी आभा प्रखरतम प्रेम की जग में भरेगा, फिर अधूरा चांद कोई रात को रोशन करेगा। लेखनी आराम कर अब ज्योति सूरज की ढली है, फिर अधूरा चांद कोई रात को रोशन करेगा, फिर अधूरा चांद कोई रात को रोशन करेगा। क्या बात है। ये पंक्तियां सचमुच चमत्कारिक हैं कि दिव्य सी आभा प्रखरतम प्रेम की जग में भरेगा, फिर अधूरा चांद कोई रात को रोशन करेगा। सूरज तो प्रकाशित करता है इस जग को, और सूरज पे लोगों की बहुत अधिक कवियों का स्नेह भी रहा है, क्योंकि जो उगता है, जो चढ़ता है, उस पर तो सबका स्नेह रहता है। लेकिन ढलने के बाद जो शीतल होता है, मतलब जिसकी गर्मी आपको जलाए नहीं लेकिन जो आपको प्रकाशमान करे, वह है चांद। और इस चांद पे विशेष अनुराग रहा है अमित जी का। तो और उसी सरीखा इनका व्यक्तित्व भी है, निश्चल है, कोमल हैं। तो मैं श्री अजीत जी से याचना करूंगा कि इस कविता पर अपने विचार प्रकट करें। श्री अजीत जी। भैया, फिर अधूरा चांद कोई रात को रोशन करेगा। मैं तो इन पंक्तियों में खो गया हूं। ऐसा जिंदगी में होता है। देखिए, हम और आप सब जानते हैं कि हमारी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आता है, दुनिया में कोई ऐसा एक बड़ा आदमी प्रकट होता है, बड़ा नेता, बड़ा विचारक, बड़ा साहित्यकार। आपकी सेना में साथ बड़े कैप्टन होते होंगे जो बहुत बहादुर होते हैं। लगता है इनके बाद कौन, इनके बाद तो हम बेकार हो जाएंगे, इनके बाद तो चल नहीं पाएगा, सिस्टम फेल हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ही इज द मैन जिसने की चीजों को बना रखा है। और आदमियों को भी लगता है मैं नहीं तो कौन, आज मैं हूं तो मेरा परिवार चल रहा है, दुनिया चल रही है, मेरे रिश्तेदार चल रहे हैं, सब कुछ। लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, समझना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये न समझे कि उनके बाद क्या, क्योंकि सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता है। सूरज उगता है, पूरी दुनिया चहक जाती है, चमक जाती है। और जब सूरज डूब जाता है तो भी एक चांद निकलता है, अधूरा ही सही, लेकिन वो चांद दुनिया को रोशनी देता है। तो किसी के जैसे होता है कि किसी को ये समझे कि हमारे रहने से दुनिया, हमारे रहने से हमारा परिवार, हमारे रहने से हमारा सिस्टम है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये कोई जाता है दूसरे जगह लेने के लिए कोई ना कोई जरूर आ जाता है। और एक छोटा सा चांद भी, एक छोटा सा चांद भी देखिए, बहुत छोटा, आधा अधूरा दिखता है, लेकिन इस पूरी धरती को रोशन कर देता है। उसकी उजियारी में गांव में आज भी लोग बहुत कुछ ऐसे हमारे काम होते थे, खाना पीना, घूमना टहलना,
हम लोग चांद की उजाले में छत पर सोते थे, तो वो अनुभव अलग होता है, चांद का भी अनुभव अलग होता है। यद्यपि सूरज की अपनी जगह है, हम उसको उसकी जगह से हटा नहीं सकते, सूरज का जो जगह है, जो महत्व है, लेकिन उसके उस चांद का महत्व नहीं घटता। और चांद के, सूरज के जाने के बाद कोई ना कोई चांद जरूर होता है जो आकर के इस दुनिया को रोशन करता है। इसलिए इस कविता में कवि ने जो एक भावनाएं दी हैं, जो जीवन की क्षणभंगुरता को और जीवन की एक ऐसी सोच को कि हम ही हम हैं, उसको इन्होंने दिखाया कि नहीं, हर किसी की जगह लेने के लिए कोई ना कोई तैयार है, और हर कोई अपने स्तर पर। इसके दो मतलब इस कविता के निकलते हैं। एक मतलब तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया, और दूसरा मतलब ये कि हम अगर अपने आप को बहुत छोटा भी समझते हो कि हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसा न समझें। अगर चांद आसमान में है तो छोटा सा चांद भी, सूरज आसमान में नहीं है तो एक छोटा सा चांद भी इस धरती को प्रकाशित कर सकता है। और इन सब इस प्रेरणादायी पंक्तियों के लिए मैं पुनः बधाई देता हूं, और मैं इसको अपने फेसबुक पर शेयर करने की अनुमति आप लोगों से चाहता हूं कि इन सब कविताओं को पढ़ करके मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे, और अपने जीवन में कुछ अच्छा, कुछ नया करने के लिए उनके अंदर की अभिलाषा जागृत होगी। तो मैं आप सबसे अनुरोध करके आप सबसे अनुमति मांगना चाहूंगा, कुछ पंक्तियां, कुछ कविताएं संपूर्ण किताब से मैं अपने फेसबुक पर थोड़ा बहुत शेयर करना चाहूंगा। जी जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी कविताएं, मतलब मन प्रसन्न हो गया, मन ही नहीं करा कि खत्म हो कविताएं सुनना आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपने जैसा कहा कि आप अपने पेज से साझा करना चाहते हैं, तो एक कवि को, एक साहित्यकार को क्या चाहिए? वह कुछ लिख के प्रकाशित इसलिए ही करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, जो उसकी भावनाएं हैं उससे रूबरू सारी दुनिया हो, पूरा विश्व पटल हो। तो जितने लोगों के पास, चाहे जिस माध्यम से, जिस तरीके से पहुंचे, वह तो स्वागतोग्य ही होगी, स्वागतीय है। तो मैं आपसे मतलब आपने अनुमति मांगी, मैं तो आपसे याचना करूंगा कि अगर आप ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारे लिए एक तरह से यह उत्साहवर्धन के तरह ही होगा। ये तो ये आपकी महानता है, आप सब बड़े भाइयों की, छोटे भाइयों की और साथियों की महानता है। अन्यथा जैसा कि आपने अभी बहुत अच्छी बात भैया ने कही थी, मैंने अभी उसकी, हम लोगों ने उस पर बात किया कि कभी कह देना उस प्राणी को, हाँ जिसमें से साफ साफ लिखा है कि कभी कह देना उस प्राणी को, श्रृंग पुच्छ जो धारी हो, पर लोलुपता के लक्षण से उदासीन उपकारी हो। आप सब लोलुपता के लक्षण से उपकारी हैं। तमाम ऐसे कवि कविताएं आप शेयर करिए, तो आप पर कॉपीराइट एक्ट का मुकदमा हो जाता है, चीजें हो जाती हैं। और जी वो मैं उनको कभी नहीं मानता, यकीन मानिए आप। कविता जी तो इसलिए बनी जाती, कविता का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोग सुने आपकी कविताओं को, प्रेरित हो उससे। आप कविताएं, आदमी स्वयं के लिए कहाँ लिखता है, समाज के लिए लिखता है। तो मैं, आप लोगों ने अनुमति दी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरा सौभाग्य है। मैं आपको धन्यवाद प्रकट, फिर से धन्यवाद देता हूँ। जी हाँ। तो जो भी चीज शुरू होती है उसका एक अंत जरूर होता है। तो ये साहित्यिक चर्चा इतनी अच्छी लग रही है कि मन नहीं कर रहा है कि हम आप लोगों से जुदा हों, परंतु हर चीज की एक सीमा होती है, बाध्यता भी है। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो समरांजलि है, इसमें 125 कविताएं हैं, उसमें इनकी ये जो 5 कविताएं हैं, ये एक तरह से मील का पत्थर हैं। ये एक तरह से मतलब एक आभूषण के चमकते हीरे की तरह है, जिसने इस पूरी जो माला को सुशोभित कर रखा है। तो और ऐसे अनेक रत्न और भी हैं। उन 125 में से ये 5 ही हैं, और बाकी 120 भी हैं। तो मैं बाकी जो भी किसी भी माध्यम से इस कार्यक्रम को आज या कभी और भी देखेंगे, मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि आप लोग समरांजलि को, ये अभी अमेजन पर भी उपलब्ध है, आप इसे पढ़ें। और कब जो एक सैनिक की जो भावनाएं होती हैं, उससे आप लोग रूबरू हो सके। तो इसके साथ ही मैं आदरणीय अजीत जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा यह कि आप आपका हमारे धन्यवाद, अनुरोध पर आए, आप और सबका आपने धन्यवाद। सचमुच एक एक जो साहित्य साधक होता है उसके सामने एक साहित्य प्रेमी होता है, और वो अपने मन की भावना इतनी अच्छी तरह से जब जाहिर करता है, तो जो लेखक है, जो कवि है, उसके मतलब उसके
कोई तुलना ही नहीं है जो उसको आनंद आता है। आनंदातिरेक में वो बह जाता है। तो मैं सचमुच पूरे समरांजलि परिवार की ओर से आपका विशेष रूप से आभार ज्ञापन करता हूं। और आदरणीय अमित जी, आपका भी कि आप आए और आपने अपनी आवाज में अपनी ही रचनाओं को पढ़ा, जिससे कि और उसके पीछे क्या भावना थी जिसके कारण इस कविता ने जन्म लिया, आपने उसके विचार भी हमारे साथ साझा किए। इसके लिए मैं बहुत ही आपका मतलब मैं उपकारी हूँ। और जैसा कि आप पटल पे देख पा रहे होंगे, ये समरांजलि के पीछे अक्ष फाउंडेशन के बारे में लिखा है, जो कि ऐसे कवियों को, जो कुछ ऐसे सैनिकों को जो सेना में हैं या सीआरपीएफ बीएसएफ किसी भी तरह से देश की सेवा कर रहे हैं और उनके मन में कुछ भावनाएं उभर रही हैं, वो चाहते हैं कि उनको कोई माध्यम, कोई पटल मिल सके जिससे कि उनकी रचनाएं प्रकाशित हों। तो वो इस पे पीछे एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर लिखा है, उस पे आप जाके संपर्क साध सकते हैं और अपनी रचनाओं को समरांजलि के अगले संस्करणों में किसी भी भाषा में, भाषाई बाध्यता नहीं है कि हिंदी में ही लिखना है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, आपको जिसका अच्छा ज्ञान है उसमें आप अपनी बातें रखें। और ये आपको पटल पे दिख रहा होगा समरांजलि का ईमेल और टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर, उस पे जाके संपर्क साधें और अपनी रचनाओं को साझा करें। उसको प्रकाशित करवाने की जिम्मेदारी अक्ष फाउंडेशन लेगी। तो अब इन्हीं वाक्यों के साथ मैं आप लोगों से अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जी, प्रजा भैया।